a part a particle of mass m a particle of mass m slides slides inside a particle of mass m slides inside a hemispherical surface of radius capital R. Find the time period of small oscillations. Find the time period of small oscillations about the equilibrium point. Find the time period of small oscillations about the equilibrium point. तो 2 √r/g। जी हाँ। मतलब ये हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, तो इसके अंदर कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा जहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे रह सकता है? बॉटम वाला, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और इसके अबाउट स्मॉल ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कह सकते हो। इसके अबाउट स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब कि अगर पार्टिकल को इस पॉइंट से हल्का सा डिस्प्लेस करा जाए, सपोज बाय एंगल ऑफ थीटा, तो फोर्सेस पे दिखाओगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड देन सेकंड फोर्स यहाँ पे दिखाओगे ग्रेविटी की mg। टॉर्क सेंटर के अबाउट देखिए, अगर इस पार्टिकल पर जो टॉर्क आएगी अबाउट द सेंटर पॉइंट, तो टॉर्क रिलेटिव टू सेंटर, कौन सा फोर्स टॉर्क दे रहा होगा इसमें सेंटर के अबाउट? mg इंटू लाइन ऑफ mg, जो कि एक वर्टिकल लाइन है, उसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लाइन ऑफ mg उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी ये डिस्टेंस सही होगा। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी अगर रेडियस r और थीटा के फॉर्म में देखेंगे, r इंटू साइन ऑफ थीटा। सो mg मल्टीप्लाइड बाय r साइन ऑफ थीटा। और टॉर्क की सेंस चेक करें अगर, तो फोर्स mg का टॉर्क इस सेंटर पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज आएगा, जबकि हम जो थीटा देख रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए माइनस साइन लगाएंगे बिकॉज थीटा के अपोजिट टॉर्क। और स्मॉल ऑसिलेशंस की बात जब करोगे, तो दिस बिकम्स माइनस mg r थीटा एंड टॉर्क इज I इंटू अल्फा। तो ये एज अ पार्टिकल है, मतलब इसको पार्टिकल बोल रहे हैं मास को। तो पार्टिकल के फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट मास इंटू r स्क्वायर, दिस इज I, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ से अल्फा की वैल्यू बनती है -g/r मल्टीप्लाइड बाय थीटा, एंड देन कंपेयर करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर की तरह काम करेगा। और यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इसका, 2π√r/g आएगा टाइम पीरियड। फाइनल आंसर इज टाइम पीरियड 2π√r/g। ठीक है, दिस इज ऑसिलेशन ऑफ मास एज अ पार्टिकल। तो जैसे हमने पेंडुलम में दो तरीके से किए हुए कि बॉडी के फॉर्म में अगर ऑसिलेशन होगी तो वो फिजिकल पेंडुलम है, और पार्टिकल के फॉर्म में ऑसिलेशन होगी तो वही चीज आपकी सिंपल पेंडुलम है। तो इसमें भी ये जो मास है फिलहाल एज अ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो हमारा आंसर ये आएगा 2π√r/g। ठीक है जैसे, बट यही मास अगर बॉडी के फॉर्म में ऑसिलेट करे, इसको कंप्लीट करो, मतलब अगर यही मास एक ऑब्जेक्ट होता, कोई बॉडी होती, बॉडी का मतलब ये रिंग होता, स्फीयर होती, सिलेंडर होता, डिस्क होता, और
स्मॉल ऑसिलेशन रोलिंग मोशन के फॉर्म में हो, मतलब रोल करके अगर ये ऑसिलेट करे। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ध्यान देना यार, क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा ऑसिलेशंस में, वो पार्टिकल, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर उसी हिसाब से रखोगे। एज अ पार्टिकल अगर मास है तो फिर m/r², अगर एज अ बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर हमको थ्योरम्स वगैरह लगानी पड़ेंगी। तो सपोज एक स्फेरिकल बॉडी मान लो आप, सपोज दैट दिस इज सॉलिड स्फीयर, a solid sphere of radius small r, solid sphere of this radius small r and mass m is oscillating about this equilibrium point. A solid sphere oscillates about this equilibrium point. Obviously small oscillation इसमें भी रहेगा. A solid sphere is oscillating about this equilibrium point, small oscillations. और रोलिंग मोशन कर रहा है यहाँ पर, यानी कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस लेना है, मतलब ड्यूरिंग ऑसिलेशन द स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग. During oscillation this sphere rolls without slipping. What is the time period? डिफरेंस देखिएगा, दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक करवा रहा हूँ. पहला क्वेश्चन एज ए पार्टिकल है, वो सिंपल था, 2π√r/g, और उसका फॉर्मूला भी सिंपल पेंडुलम जैसा आ रहा है, 2π√L/g के सिमिलर ही आ रहा है वो भी, बिकॉज सिंपल पेंडुलम में भी एक पार्टिकल होता है. फिजिकल पेंडुलम्स के अंदर हमारा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में था. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे. अगर ये एज अ बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, मतलब स्फेरिकल बॉडी, और कोई और बॉडी भी होगी तो उस हिसाब से कर लेना अपने आप. तो फॉर थीटा डिस्प्लेसमेंट, ये मान लें कि थीटा का डिस्प्लेसमेंट जब इसको करेंगे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, सपोज दिस इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल थीटा फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. ठीक है, कौन कौन से फोर्स दिखाएंगे इस टाइम पर अभी. इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रिमेंबर. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब इस, हाँ, इसमें लीनियर वेलोसिटी भी होगी, लीनियर वेलोसिटी भी होगी, प्लस कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में. और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस हो रही है, तो इंक्लाइंड सरफेसेस पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तभी हो सकती है जब प्रॉपर फ्रिक्शन होगा, यहाँ यानी सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी. तो फोर्सेस जब दिखाई जाएंगी, तो फोर्सेस में यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाओगे, mg एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, और mg एट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर में उस mg को रिजॉल्व करके दिखाएं अगर, तो इस साइड दिखाएंगे mg cos थीटा फोर्स, एंड एट सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में mg cos थीटा वाली फोर्स, सॉरी साइन थीटा वाली, mg साइन थीटा. एंड देन फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा इसके ऊपर, किधर की साइड, अप द प्लेन. और क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो दिस फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक. ठीक है, और ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होने की वजह से इसको हम μ/n तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक लिमिटिंग केस ना हो. ठीक है, यानी कि एक तरीके से फ्रिक्शन हमारे लिए एक अननोन फोर्स है. ठीक, अब क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, एक बार ध्यान दीजिएगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में इस स्फीयर के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशंस भी होंगी. वैसे अगर देखिए, मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, इट हैज एक्सेलरेशन a. सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, और अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम आएगा. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तभी ये ऑसिलेट करेगा. तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम आने का मतलब कि mg sin थीटा की तरफ आ रहा होगा.
और ऐसे में उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए इक्वेशन क्या बनाएंगे, मतलब इन्हें सेपरेट डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ पर जो हेमीस्फीयर का टेंजेंट बनाओगे, अगर आप टेंजेंट टू दिस हेमीस्फीयर अगर बनाए तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर होगा, अगर ये थीटा एंगल है मान लेते हैं, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट बनाओ और पूछा जाए कि टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनेगा, तो लगाए थोड़ी सी मैथ जरा। तो ये एंगल थीटा कह रहे हो आप, ये लाइन हम टेंजेंट बना रहे हैं, इसको आगे तक ले आओ, टेंजेंट को आगे तक ले आइए, इस वर्टिकल लाइन को नीचे तक लाइए, और टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, तो आप यही इजीली है। देख सकते हो कि ये थीटा एंगल बन जाएगा, बिकॉज ये टेंजेंट लाइन है, ये रेडियस लाइन है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल 90 और ये थीटा, तो इधर आपका 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा। यानी एक तरीके से इस स्फीयर को इस तरीके से मान सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियसली किसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है, just like sphere on inclined surface with an angle of inclination theta and the forces are mg sin theta. फ्रिक्शनल फोर्स रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस वाला केस हो जाएगा ये, नॉर्मल एंड देन इट इज mg cos theta एंड दिस स्फीयर हैज एक्सेलरेशन, मतलब इसको ऐसे मान लीजिए कि इस समय इस मोमेंट पर ये स्फीयर एक हाइपोथेटिकल इंक्लाइंड सरफेस पर, और उस इंक्लाइंड सरफेस पर इस स्फीयर की एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की साइड है, तो उसको निकालने के लिए न्यूटन लॉ लगाओगे आप, और न्यूटन लॉ से भी अच्छा अगर आप रोलिंग का स्टेटमेंट याद करो, रोलिंग मोशंस में हम लोग क्या करते थे, बॉटम के अबाउट टॉर्क देख लेते थे, और बॉटम के अबाउट टॉर्क देख करके एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालते थे, तो एक्सेलरेशन ए ऑफ दिस रोलिंग ऑब्जेक्ट, acceleration of this rolling object will be the radius of this object small r into the angular acceleration of this object, and angular acceleration of this rolling object निकालने के लिए torque upon moment of inertia, बट टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे इसके बॉटम पॉइंट के अबाउट, और बॉटम पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो mg sin थीटा का टॉर्क आएगा डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस बॉटम पॉइंट, जो हाँ स्फीयर के केस में 7/5 mr² बन जाएगा। इससे ये निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी, और वो जब कैलकुलेट करोगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बन जाएगा, इसमें एक आर कैंसिल हो जाना है, सॉरी एक आर और आएगा, मिस्टेक, ए इक्वल टू आर अल्फा, तो ये आर तो पहले से ही है, और अल्फा को निकालने में जो टॉर्क बनेगा उस टॉर्क में फोर्स इनटू डिस्टेंस और आएगी, तो एक स्मॉल आर और आएगा यहाँ पर, तो 5/7 जी साइन थीटा, और ये आता भी था वैसे भी रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सर्फेसेस में स्फीयर की यही एक्सेलरेशन आती है, 5/7 जी साइन थीटा इसकी एक्सेलरेशन, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो थीटा की साइन थीटा को हम थीटा कर सकते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में, मतलब दिस इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ओनली डिफरेंस इज जैसे जैसे ये स्फीयर नीचे आएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा वेरिएबल है, एक स्ट्रेट इंक्लाइंड सरफेस होता तो थीटा कांस्टेंट रहता है, ये कर्व इंक्लाइंड सरफेस है, थीटा लगातार बदलेगा, और बदलना भी चाहिए क्योंकि एसएचएम करने के लिए एक्सेलरेशन को वेरिएबल होना पड़ता है, ठीक है। ठीक है तक, अब अगर हम ये मान लें कि जो सेंटर ऑफ स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से सेंटर ऑफ मास यहाँ से और यहाँ तक गया, तो उसने आर्क लेंथ कितनी कवर की होगी, सेंटर ऑफ मास ने जो आर्क लेंथ कवर की होगी, इस आर्क लेंथ को आप एक्स मान लो, इस आर्क लेंथ को एक्स मान लेते हैं, तो लेंथ ऑफ दिस आर्क विल बी एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर थीटा, एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर आर्क वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा, तो यहाँ से इस x को रिलेट करेंगे तो x को लिखेंगे एंगल थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और यहाँ पर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा को लिखेंगे थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लें इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ,
तो देखें एक्सेलरेशन क्या बन जाता है इसके हिसाब से, बिकम्स कुछ ऐसा नहीं रहेगा ये 5g/7 कैपिटल R माइनस स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई x। अगर साइन थीटा को स्मॉल एंगल के लिए थीटा कर दें और थीटा की वैल्यू इस रिलेशन से ले लें, यानी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर आ गया। स्फीयर के सेंटर ने जो आर्क लेंथ कवर की है उस लेंथ ऑफ आर्क के प्रोपोर्शन में उसकी एक्सेलरेशन जा रही है। हाँ, माइनस साइन इसलिए नहीं आ रहा, माइनस साइन भी आता है लेकिन माइनस साइन हम लोगों ने इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि हमने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखा हुआ है। अगर माइनस चाहते तो माइनस तो आएगा ही। देखिए सेंटर ऑफ स्फीयर इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस राइट साइड की तरफ जा रहा है, जबकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट है। तो ए और एक्स अपोजिट साइड्स पर हैं, तो माइनस इस वजह से आप लगा सकते हो आप, क्योंकि एक्चुअली माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। तो ऑलरेडी हमको डायरेक्शन अपोजिट दिख रही है, सेंटर इज ऑन द राइट साइड एंड एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड, तो वो माइनस चाहो तो लगाओ या ना लगाओ। अब इसको उससे कंपेयर करते हैं, कौन सा ओमेगा स्क्वायर बना? 5g/7 r माइनस। हाँ, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, और इससे फिर देन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इसका। तो टाइम पीरियड विल बी 2π√7 टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन 5 टाइम्स g। ठीक है, आराम से देखिए। कोई मेन पॉइंट ये था, अगर एक्सेलरेशन निकालने वाला रूलिंग ऑन इनक्लाइंड सरफेस वाला आर्टिकल ये निकल जाएगा। उसके बाद था कि उसको हम थीटा को एक्स के फॉर्म में कैसे लाएंगे। हाँ, वो यहीं से माइनस एक्चुअली कैरी करना चाहिए था। हम मतलब बेसिकली यहाँ पर मॉडुलस लगा रहे थे, और अब यहाँ पर मॉड की जगह वैल्यू रखेंगे तो माइनस लगा दी। और फिर हमें इतनी टेंशन क्यों लेनी है एग्जाम्स में? एक बात सोच के देखो, जब एसएम का क्वेश्चन होगा तो अपोजिट आ ही रहा होगा वो। मतलब ऐसे सोचो ना, हम क्यों टेंशन लें इस बात की, क्यों क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। इसी में स्पेशल केस में कह देते हैं कि अगर स्मॉल स्फीयर है, अगर कहा जाए कि इफ इट इज ए स्मॉल स्फीयर, स्फीयर है बट स्मॉल है, स्मॉल स्फीयर का मतलब पार्टिकल नहीं है। स्मॉल स्फीयर को आप पार्टिकल नहीं मानो, स्मॉल स्फीयर वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r को अप्रोक्सीमेटली R लिख देंगे, एंड देन टाइम पीरियड बिकम्स 2π√7r/5g। अगर इसको पार्टिकल कहते हैं क्या पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, तो जो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन 2π√r/g, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो वो आंसर। स्फीयर ऑसिलेट कर रहा है तो इन जनरल ये आंसर। छोटा स्फीयर ऑसिलेट कर रहा है मतलब कि जिसकी रेडियस को नेग्लेक्ट किया जा सके इन कंपैरिजन टू कैपिटल R, तो फिर ये आंसर बन जाएगा। हाँ, पार्टिकल क्योंकि रोलिंग लेकर चल रहे हो, पार्टिकल रोलिंग नहीं करते। तो अगर पार्टिकल न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है तो पहला वाला आंसर है, और स्फीयर डिस्क या इस टाइप की चीज लिखी हुई है और उसमें स्मॉल वर्ड लिखा है, स्मॉल डिस्क स्मॉल स्फीयर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको पार्टिकल माने। मतलब ये है कि पहले आप डेरिवेशन कर लो और उसमें ऑब्जेक्ट का रेडियस हेमीस्फीयर के रेडियस के कंपेयर में नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर यही चीज ऑब्जेक्ट स्फीयर न हो करके, सोचिए अगर ये ऑब्जेक्ट स्फीयर नहीं होता, मान ले सपोज हॉलो स्फीयर होता, डिस्क होता, तो अब पूरे वर्किंग में देखो फर्क कहां पर आना है। ये जो आप 7/5 हमारे, एक्चुअली ये जो 7/5 का टर्म आप देख रहे हो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू आया है। तो अब आप बता सकते हो इसी को देख करके, मतलब इसको देख करके अगर बता पूछा जाए तो सपोज ये डिस्क होता क्या लिखे टाइम पीरियड 2/3 ये बस अगर हाँ ये ऑब्जर्वेशन समझिए 7/5 कम्स बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म। मतलब जब ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था तो आंसर था 2π√r/g व्हेन ऑसिलेटिंग एज अ पार्टिकल। व्हेन ऑसिलेटिंग एज अ बॉडी तो इसके आगे एक नंबर आ रहा और वो नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आ रहा। तो 7/5 स्फीयर में, डिस्क में 3/2 आएगा।
3/2। नेचुरली स्मॉल डिस्क की बात हो रही है सर, और अगर स्मॉल नहीं है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल कर लेंगे। ऐसी तरीके से अगर कहा जाए कि एक रिंग ऑसिलेट कर रहा है, स्मॉल रिंग, तो अब आप फिर से डेरिवेशन नहीं करोगे, 2 पाई रूट ऑफ आर बाई जी तो याद रखना पड़ेगा। ये सिंपल पेंडुलम वाला केस है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम रिंग में जब लगती है तो बॉटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr², तो इट बिकम्स 2। हॉलो स्फीयर में भी अपने आप देख लो क्या आएगा। और अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम पीरियड पे ऑसिलेट कर रहा है, ज्यादा टाइम पीरियड पे। तो ये उल्टी लिख दिए फ्रैक्शंस। यस सर, आपने उल्टा लिख दिया सर। क्या हो गया? सर वो 2/3 और 1/2 होगा ना, तो Yes, नीचे sir. आता है इनर्शिया। एक मिनट, ये उल्टा हो गया क्या ये? तो वो डिस्क और रिंग में जो लिखा है वो सर सही है। सर डिस्क और रिंग वाला। नहीं, ये 7/5 आ रहा था, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। सर वो 5/7 होगा वो वाला। सर डिस्क और रिंग वाले में दिक्कत है सर। सर डिस्क वाले में 2/3 होगा और रिंग वाले में 1/2 होगा। यहाँ पर 2/3 है। यस सर। ये सही है, पहले इसमें बच्चों हमको ओमेगा में √5/7 आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 7/5 आएगा। सॉरी, और ये भी, इसमें भी 1/2 आएगा। यस सर। अरे डिस्क में यहाँ पर 3/2 बनेगा, यहाँ पर 3/2 बनेगा, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। सही तो लिखा था यार, पहले वाला सही लिखा था, सही लिखा था वो, अरे पता तुम लोग फालतू गलत करवाते हो यार। पहले वाला सब सही था। है पहले वाले से। भी नहीं, वो उधर बता रहे, अरे वो घर बैठे जो है ना वो बता रहे हैं कि यार एक्चुअली सही इसलिए भी है ना क्योंकि आंसर आर पार्टिकल के, देखो आप ऑब्जर्वेशन लगाओ जरा, कुछ चीजें इसमें ऑब्जर्वेशंस वाली है। पहली चीज कि जब एज अ पार्टिकल ऑसिलेशन हो रही है, एज अ पार्टिकल, तो आंसर बन रहा था ऑसिलेशन एज पार्टिकल में आंसर बन रहा था 2πr/g। और एज स्मॉल बॉडी, एज स्मॉल बॉडी जब ऑसिलेट कर रहे हैं तो ये सारे आंसर्स ज्यादा नहीं आ रहे उससे। तो क्या लॉजिकल होना चाहिए कि जब ये एज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो टाइम पीरियड कम है, मतलब एक ऑसिलेशन जल्दी पूरा होगा। और जब ये चीज एज बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो एक ऑसिलेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। इसको लॉजिकली सोच सकते हो ना, बिना कैलकुलेशन के सोचो जरा क्यों होगा ये। नहीं, एज पार्टिकल में फ्रिक्शन नहीं माना था, तो एज पार्टिकल में जब आप फ्रिक्शन नहीं मानोगे लॉजिकल भी सोच सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल आ रहा होगा, और क्योंकि फ्रिक्शन ले लोगे तो एनर्जी लॉस होगी, और हम लोग अभी एसएचएम जो पढ़ रहे हैं वो बिना डैम्पिंग वाले पढ़ रहे हैं। बिना डैम्पिंग का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ रहे। तो जब ये एज अ पार्टिकल होगा तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन फोर्स, देन एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा, मतलब ये जी साइन थीटा की एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। और जब ये एज अ बॉडी हो गया तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से कम हो गया। तो एज अ पार्टिकल जब ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट तक आने का में समय कम लगेगा हमें, और एज अ बॉडी हम जी साइन थीटा से कम हो जाते हैं। ये चीज रोलिंग ऑन इंक्लाइन में भी आपको बताई गई है। तो रोलिंग ऑन इंक्लाइन सरफेसेस में जी साइन थीटा से ज्यादा एक्सेलरेशन कभी नहीं आएगी, कमी आती है उससे। तो रोलिंग बॉडीज कम एक्सेलरेट करते हैं, और उसका रीजन वही है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो नेचुरल सी बात है, रोलिंग में टाइम पीरियड ज्यादा आना ही चाहिए, और वो प्रूफ भी हो रहा है, सब में 2π√r/g से ज्यादा आ रहा है। ये भी एक तरीका है याद रखने का।
और बाकी मैं ये कह रहा था कि जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरिएशंस हो रही है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरिएशंस में ऑर्डर ऑफ टाइम पीरियड किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है। लाइक अगर आपको रिंग, स्फीयर और डिस्क और हॉलो स्फीयर के टाइम पीरियड्स को कंपेयर करना हो कि सबसे कम कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, विदाउट कैलकुलेशन, तो आपको हमने कहा था कि जिस ऑब्जेक्ट में इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम आएगा। आप फॉर्मूला छोड़ दीजिए, फॉर्मूला छोड़िए। जिस ऑब्जेक्ट में इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस, तो जिसमें इनर्शिया ज्यादा है वो कम एक्सेलरेट करेगा, और जो चीज कम एक्सेलरेट करेगी वो एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम तक आने में समय भी ज्यादा लेगी। ये वही केस नहीं होगा कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 4 ऑब्जेक्ट छोड़ेगा तो पहले कौन पहुंचेगा। यस सर। अब भी तो ये रीजन लगाते थे, तो वैसे इसको भी सोचो। तो बिना कैलकुलेशंस के भी आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा इनर्शिया वाली बॉडी जो होगी वो ज्यादा टाइम लेगी ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में, और इसीलिए रिंग का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है। इसको नॉन मैथमेटिकल तरीके से ही याद करा जा सकता है, मतलब फॉर्मूले से सोचोगे आप, फॉर्मूले से तो खैर अलग चीज है। और रोलिंग बॉडीज के टाइम पीरियड जो होंगे वो एज पार्टिकल टाइम पीरियड से ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि रोलिंग बॉडीज की एक्सेलरेशन एज पार्टिकल एक्सेलरेशन से कम हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यस सर। जी। अब कुछ Yes. मिसलीनियस प्रॉब्लम, हाँ कुछ मिसलीनियस प्रॉब्लम्स 2-3 और हैं, बस कंप्लीट कर दो। अभी अब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया आपका, मतलब मेंस एडवांस कंप्लीट। मतलब इन चैप्टर में चाहो तो आप एडवांस का भी पीवाईक्यू लगा सकते हो, मेंस का भी लगा सकते हो। कुछ और क्वेश्चन देखो। ऑसिलेशन ऑफ रॉड व्हेन इन कांटेक्ट विद द स्प्रिंग, इस टाइप का क्वेश्चन है। रॉड इसमें ना ये रॉड है, मतलब यूनिफॉर्म रॉड दिया है, इसका मास और लेंथ गिवन है, मास एंड लेंथ, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहे हैं दिस इज इक्विलिब्रियम लाइन। दैट मींस कि जब रॉड बिल्कुल सीधी थी वो इक्विलिब्रियम पे थी, और इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल ऊपर ले जाकर के रॉड को स्टार्ट कर देते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग गिवन है कि तो फंडामेंटल मेथड से जाओ, डेरिवेशन करो, टॉर्क निकालो इसके ऊपर। फंडामेंटल मेथड से टॉर्क और ये ऑब्वियस बात होगी कि थीटा स्मॉल होगा। आप ये पास समझो, एंगुलर एसएसएम जितने भी आएंगे थीटा को स्मॉल करना ही पड़ता है। पहले तो मैं फिर से इस बात को क्लियर कर रहा हूँ कि जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल था उस समय इक्विलिब्रियम पे थी,
ये पहले तो क्लियर कर दे, ये इक्विलिब्रियम था, उसके बाद थीटा एंगल मूव करके स्टार्ट कर देते हैं इसको। लॉजिक बताओ। टॉर्क सेंटर ऑफ मास पे निकालोगे या हिंज पे निकालोगे? हिंज पे, हिंज पे, रोटेट तो हिंज हिंज के अबाउट पे। हो रहा है, हिंज के अबाउट रोटेट कर रहा है। रोटेशन एट हिंज है तो हिंज के अबाउट टॉर्क देखेंगे। नहीं, बात ये नहीं कि हिंज की फोर्स आ रही है, बात ये है कि आपको ऑसिलेशन हिंज के अबाउट हो रहा है। तो रीजन ये नहीं है कि हिंज पे फोर्स है इसलिए हम टॉर्क देख रहे हो भाई, रोटेशन हिंज के अबाउट होगा तो टॉर्क भी वही लिखोगे। तो फिर ये लगाएंगे, ये लेंथ, क्योंकि थीटा स्मॉल एंगल है, इसका ध्यान रखना है आपको। थीटा इज ए वेरी स्मॉल एंगल, तो ये लेंथ अगर हम एक्स मान लेते हैं कि स्प्रिंग एलोंगेटेड बाय एक्स हो गई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से साइन ऑफ थीटा बिकम्स एक्स बाई एल, यानी कि एक्स बराबर एल साइन थीटा हो गया। और जो ये स्प्रिंग एलोंगेट करेगी, ग्रेविटी कंसिडर नहीं करेंगे इसमें, उसका भी टॉर्क करेंगे देखेंगे। सर, करेंगे। करेंगे सर। नहीं करेंगे। देखिए, जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन इक्विलिब्रियम कह रहे हो आप, अच्छा सर, नहीं करेंगे अनबैलेंस तो फोर्स इसका वाली मतलब चीज। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम पर ग्रेविटी की फोर्स और स्प्रिंग ऑलरेडी कुछ कंप्रेस रही होगी, पहले से ही स्प्रिंग में कुछ फोर्स रहा होगा, और इक्विलिब्रियम टाइम पर ये दोनों एक दूसरे के टॉर्क को बैलेंस कर चुके होंगे। मतलब ग्रेविटी की टॉर्क इनिशियल मोमेंट के स्प्रिंग फोर्स की टॉर्क से बैलेंस हो जाएगी। तो खाली अनबैलेंस टॉर्क देखते हैं ना हम लोग। तो इक्विलिब्रियम पर तो ऑलरेडी आपकी ग्रेविटी की टॉर्क को स्प्रिंग की फोर्स के टॉर्क में बैलेंस किया हुआ है। अब स्प्रिंग में जो ये एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन इन दिस स्प्रिंग, उसकी वजह से टॉर्क बनेगी। आ रही बात में? तो Yes. ग्रेविटी नहीं कंसिडर करो आप, सिर्फ स्प्रिंग के इस एडिशनल डिफॉर्मेशन एक्स, उसकी वजह से फोर्स आ जाएगी के एक्स, और उसका टॉर्क अबाउट द हिंज। तो के एक्स का डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लाइन ऑफ फोर्स इज दिस लाइन, वर्टिकल लाइन, एंड लाइन ऑफ फोर्स का हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, एल cos थीटा। अप्रोक्सीमेटली एल इसलिए मान सकते हैं क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। वैसे तो ये एल कॉस थीटा आएगा, बट थीटा जब छोटा है टेंडिंग टू 0 है, तो कॉस थीटा टेंडिंग टू 1 हो गया। एल कॉस थीटा में कॉस थीटा की लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई, तो ये नियरली एल मानेंगे, अप्रोक्सीमेटली एल है। तो फोर्स इनटू एल टॉर्क, और अगर फोर्स ऑफ स्प्रिंग कमिंग डाउनवर्ड है, तो नेचुरल सी बात है, इस डाउनवर्ड स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज आएगा, जो कि इस थीटा के अपोजिट भी है, माइनस भी हो गया टॉर्क में, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट, ml²/3 अल्फा, और फिर x को l sin थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा x अल्फा इक्वल टू माइनस के एल, और x इक्वल टू l sin थीटा पे l² sin थीटा को थीटा रख देंगे, डिवाइडेड बाय ml²/3, l² कैंसिल, बाकी ये 3k/m बिकम्स ओमेगा², और इस हिसाब से टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√m/3k। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस टाइप की है, पेंडुलम का एग्जांपल है। देयर इज अ पेंडुलम ऑफ मास m एंड लेंथ l।
तो नॉर्मली अगर पेंडुलम की ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड पूछा जाए, नहीं अब देखो इसमें बदलता रहता है, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये जो लेंथ ले रहे हैं ना हम, ये एक रॉड के फॉर्म पे ले रहे हैं और मासलेस रॉड के फॉर्म में। तो अगर ये मासलेस रॉड है तो इस केस में तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का लगाओ, दिस मास इज एज अ पार्टिकल। थोड़ा यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप जो चीजें हम कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। तो इफ मास ऑफ अ पेंडुलम इज अ पार्टिकल एंड इज मासलेस, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या लिखोगे? 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक, ये मासलेस रॉड होती, बट ये मास एज अ सॉलिड स्फीयर होता। रॉड मासलेस, बट दिस ऑब्जेक्ट इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सम मास एंड रेडियस। देन टाइम पीरियड क्या लिखते? समझ में आ रहा है? एल प्लस आर वाला सर। पक्का? अगर ये सॉलिड स्फीयर होता और इसका मास होता और रेडियस होती, बट जिस रॉड से इसको कनेक्ट किया वो मासलेस होती, देन टाइम पीरियड की वैल्यू। तो एक एक करके देखो आप। अगर ये एज पार्टिकल है, इसको हटा दे पहले। व्हेन ऑसिलेशन इज एज अ पार्टिकल, तो आप लिखोगे टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी, कोई डाउट नहीं है। बट इसी में कंपैरिजन करते जाते हैं। नाउ द सेम मास इज लाइक अ स्फीयर, इट इज लाइक अ स्मॉल स्फीयर मान लेते हैं, या फिर तो स्फीयर मान लेते हैं, स्मॉल तो बाद देख लेंगे। इट इज स्फीयर ऑफ मास m and radius smaller and length l is up to this point. नाउ क्या लिखोगे टाइम पीरियड इसका? टू पाई रूट एल प्लस आर बाय जी। देखो इसमें दो डाउट है बच्चे। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रॉड हमने यूज की है, मासलेस रॉड, इस रॉड और स्फीयर को वेल्डिंग की गई होगी। रॉड एंड स्फीयर का यहाँ पर वेल्डिंग की गई, मतलब रिजिडली जुड़े हुए। जब फिजिकल पेंडुलम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फिजिकल पेंडुलम यही होता है जब कोई मास आपका एज ऑब्जेक्ट काम करे। तो फिजिकल पेंडुलम वाले फॉर्मूले में टाइम पीरियड का जो मेन फॉर्मूला था वो था 2 पाई एंड रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज पॉइंट के अबाउट बाय मास m g d, और उसमें d का मतलब था सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास एंड हिंज के बीच का डिस्टेंस, और i एट हिंज का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द हिंज। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को यूज करें, अगर फिजिकल पेंडुलम वाले कंसेप्ट को लगाएं, तो यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू बननी क्या चाहिए थी? देखो 2 पाई इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज पॉइंट के अबाउट, और हिंज पॉइंट ये है जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा। तो यहाँ पर मतलब इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। तो इफ अगर ये स्फेरिकल बॉडी है, तो पहले तो इस स्फेरिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर पर वो लिखोगे आप 2/5 m स्मॉल r स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि 2/5 m r स्क्वायर यहाँ पर है, और आपको फॉर्मूले में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए फिजिकल पेंडुलम के फॉर्मूले में, वो चाहिए एट द हिंज पॉइंट। तो इन दो पैरेलल एक्सिस पे थ्योरम लगाएगी, तो प्लस m इंटू एल प्लस आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू g एंड नाउ d, विच मीन्स सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर एट दिस पॉइंट और हिंज उनके बीच का डिस्टेंस, तो ये l यहाँ तक का पॉइंट है, और प्लस एडिशनली एक स्मॉल r और आएगा ये, तो दिस बिकम्स l प्लस स्मॉल r। ये एक प्रॉपर आंसर है। अगर इसको स्मॉल स्फीयर कह दे, ये मैंने अभी जनरलाइज बोला है, मतलब स्फीयर का साइज कंसीडर करके, अगर स्फीयर को स्मॉल कर दे तो ऑटोमेटिकली देखो क्या बन जाएगा, फिर यही चीज बन जाएगी। स्मॉल स्फीयर का मतलब बेसिकली l प्लस आर में r को नेग्लेक्ट करोगे, l प्लस आर में r नेग्लेक्ट होगा, और r स्क्वायर वैसे ही नेग्लेक्ट करना होगा, क्योंकि जब r बहुत छोटा होगा तो r स्क्वायर और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो यही चीज आपकी ये बन जाएगी 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी।
तो ये प्रॉपर आंसर है इसका। ये प्रॉब्लम और डिफिकल्ट हो सकती है अगर रॉड का भी मास ले ले। नहीं, रॉड का मास, स्प्रिंग कुछ मत नहीं, वो सब याद क्यों याद कर रहे? फंडामेंटल हो रहा, फंडामेंटल सीधी सी बात, फंडामेंटल। अगर ऑब्जेक्टिव, अगर सिंपल पेंडुलम की जगह पर पेंडुलम मत, पहली बात तो पेंडुलम, पेंडुलम में अगर आपने मास को एक पार्टिकल बोल रहे हो तो फिर तो डायरेक्टली 2π√L/g है। बॉडी बोल रहे हो तो ये वाला फॉर्म है। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल। मतलब स्फीयर और रॉड के अपने अपने सेंटर ऑफ मासेस होंगे और उन दोनों का एक ओवरऑल सेंटर ऑफ मास होगा, उसकी डिस्टेंस निकालोगे। और न्यूमरेटर में स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट होगा, वो ml²/3। मतलब अगर इसका कुछ मास होता है m, तो यहाँ पर एक ml²/3 और ऐड कर दें, इनर्शिया ऑफ द रॉड। और नीचे जो d निकाल रहे हो उसमें क्या करते हैं, रॉड का, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास, और फिर इन दोनों का ओवरऑल एक सेंटर ऑफ मास मिलता है, वो डिस्टेंस यूज करते हैं। और मास की जगह पर, m की जगह पर स्फीयर प्लस रॉड का कंबाइंड मास लगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगर स्फीयर का मास प्लस, मतलब यहाँ पर टोटल मास, यहाँ पर ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, और यहाँ पर दोनों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्जी है। ये इस तरीके से चलो। पॉइंट सिर्फ मेरा इतना सा है कि आप जब न्यूमेरिकल है तो ये मत सोचना कि कोई नया केस है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, अपने जेई में मतलब एक क्वेश्चन इसी तरीके का आया हुआ है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था जैसे बताया आपको। जेई में क्वेश्चन इस तरीके का आया था कि एक दो केसेस को कंपैरिजन करवा रहे थे वो, और उसमें उन्होंने कहा क्या था कि एक सर्कुलर डिस्क लिया था और उसके सेंटर पॉइंट से एक रॉड को क्लैंप किया हुआ, मासलेस रॉड क्लैंप एट द सेंटर पॉइंट। टू 2006 का है, जहां तक मुझे लग रहा है जेई 2006 का क्वेश्चन है ये। 2006 नोट कर लिए, देख लेना एक बार लैंग्वेज वहां पर। और मल्टी करेक्ट में था ये, और दूसरे केस में इन्होंने क्या किया है, उसमें भी यही काम किया है दूसरे वाले केसेस में, बट दूसरे वाले केस में रॉड को डिस्क के ऊपर सेंटर पे क्लैंप नहीं किया है, पूरी रॉड डिस्क पे वेल्डिंग कर दी है उसकी। मतलब यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग मशीन चला करके और ये पूरा पोर्शन रॉड डिस्क के ऊपर चिपका दिए। मतलब क्लैंप, ये इसमें क्लैंपिंग है और इसमें रॉड और डिस्क के बीच में वेल्डिंग की गई है, वेल्डेड। और इसमें क्लैंप रॉड है। तो पहले तो ये डिफरेंस समझो, आपके रॉड को क्लैंप करना और रॉड को वेल्ड करने में क्या फर्क है, वेल्डिंग करने से क्या हो जाएगा। वेल्डिंग करने से वो रोटेट नहीं होगा और फिर वो क्लैंप करने से रोटेट हो सकता है। भाई वेल्डिंग मशीन जो देखते हो हर जगह, तो एक रॉड लें और उसको डिस्क के ऊपर रख करके यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग मशीन चलाइए, तो ये पूरा पोर्शन डिस्क के साथ जाम नहीं हो जाएगा।
वेल्डिंग करते ही चलिए हो कि कोई चीज टूट गई उसको जोड़ना है, तो वेल्डिंग मशीन का मतलब यहाँ पर आपने इसको जोड़ दिया और यहाँ पर जोड़ा नहीं है। हाँ मतलब ये पोर्शन फ्री है, बट सिर्फ एंड पॉइंट ऑफ द रॉड जो है, रॉड का बिल्कुल एंड वाला पॉइंट वो डिस्क के सेंटर के साथ हिंज कर दिया गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है निकालिए जरा, क्या टाइम पीरियड सीखोगे। मासलेस रॉड है दोनों केस में, इन बोथ केसेस रॉड इज मासलेस और दोनों में डिस्क का मास गिवन है, सपोज m और r, इसमें भी दिया हुआ है मास m और r। तो अगर हमें टाइम पीरियड्स निकालने हो फर्स्ट केस में और दूसरे केस में कैसे कैसे लिखेंगे, तो क्या लगाएंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ फॉर्मूला दोनों में यही लगना है, एक्चुअली दोनों में यही फॉर्मूला लगना है। अच्छा मतलब आपका कहना है कि अगर रॉड की लेंथ l मान लें, सपोज l लेंथ की रॉड है, तो अब बताना जरा पहले वाले केस में आपके हिसाब से क्या बनेगा टाइम पीरियड बराबर। पहले आई बोल रहे ना, पहले आई क्या होगा, 2 पाई मान लो अगर ये लिखे तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 2 पाई रूट, सबसे पहले आई चाहिए आपको, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। लेकिन अब एक बात समझो ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, दोनों में से कौन से केस में डिस्क को आप रोटेटिंग बॉडी मानोगे। सर पहले वाले में क्लैम्प रोटेट Clamp करेगी वाले वो? में। क्लैम्प्ड वाले में कैसे सर। रोटेट करेगी बताएं जरा। सर एयर रेजिस्टेंस के थ्रू। अरे रेयर, एक मिनट भैया, एयर रेजिस्टेंस वगैरह ना सोचो, ये सब नहीं था वहाँ। एयर रेजिस्टेंस कहाँ सर दिमाग था? यो टाइप का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इनमें। कैसे टाइप का? यो यो टाइप नहीं, सर उल्टा छाता, उल्टा छाता, सब अलग अलग नाम ले रहे। मतलब हॉरिजॉन्टल में घूमेगा, चक्री टाइप। अच्छा एक बात बताइए, मतलब आपका कहना है कि ये डिस्क स्पिन कर जाएगी? नहीं सर ऐसे नहीं, एक वो सेकंड। क्लैम्प सेंटर पे होगा तो गोल गोल एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं घूमना चाहिए। नहीं ऐसा तो है नहीं कि रॉड पूरी डिस्क से जुड़ी हुई है। चलिए ऐसे देखो ना, हम आप लोगों से एक दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें आंसर भी मिल जाएगा, फिर दूसरे वाले फिगर को हटाओ। हम एक सिंपली ये पूछना चाह रहे हैं, मान लो इस डिस्क के ऊपर हमने एक लाइन बनाई, इस डिस्क पर एक लाइन बना दो आप, एज अ पेंडुलम जब ये ऑसिलेट करके यहाँ पहुंचेगा बॉटम साइड पर, यहाँ आ जाएगा। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि जो लाइन मैंने डिस्क पर ड्रॉ की थी वर्टिकल, ये लाइन मुझे यहाँ पर वर्टिकल ही दिखेगी या किसी एंगल पर दिखेगी? वर्टिकल। किसी एंगल पर दिखेगी, ये सोच के बोलिएगा। मतलब क्या डिस्क अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है? एनी रोटेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन सेंटर? सर वर्टिकल दिखनी चाहिए। चाहिए नहीं बच्चा, लॉजिक होना चाहिए ना। अच्छा चलिए मान लो ऐसा हुआ, मान लीजिए ऐसा हुआ, हम मान लेते हैं कि डिस्क अपने सेंटर के अबाउट घूम गई, तो टॉर्क कहाँ से आई? वही सर, क्योंकि वो अपने सेंटर डिस्क के को अबाउट अपने घूमेगी सेंटर नहीं, के क्योंकि अबाउट घूमने के लिए कौन सी टॉर्क आई? सर उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही जो उसमें टॉर्क लाएगी हाँ। सेंटर के अबाउट रोटेट करने के लिए। बट नहीं है, हाँ डिस्क की जो ग्रेविटी होगी वो उसके सेंटर पे लगेगी। यस तो सर। ऐसी कौन सी फोर्स है, ऐसी कौन सी, और रॉड को भी क्लैंप यहीं पर किया हुआ है, तो फोर्स कौन सी मिलेगी डिस्क को जो उसको उसके सेंटर के अबाउट रोटेट करवाए? कोई नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हैं मुझे? तो डिस्क विल नॉट रोटेट, मतलब जो लाइन इसमें वर्टिकल थी वो वर्टिकल ही रहेगी, यानी एक तरीके से डिस्क ट्रांसलेट हुई है यहाँ पर, तो रोटेट नहीं हुई है। और जब डिस्क ट्रांसलेट हुई है तो डिस्क विल बी कंसीडर्ड लाइक अ पार्टिकल, बॉडी नहीं मानोगे इसको। और ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए पार्टिकल लिखेंगे, तो कैपिटल आई जो ऊपर रख रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं रॉड का भी मास ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सपोज मान लो अगर स्मॉल एम मैं रॉड में भी मास कंसीडर कर लेता हूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूमरेटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, ध्यान से सुनिए, रॉड इज रोटेटिंग एट दिस एंड पॉइंट ml²/3 प्लस इनर्शिया ऑफ डिस्क। बट इनर्शिया ऑफ डिस्क में डिस्क एज अ बॉडी काम कर रही है या फिर डिस्क एज अ पार्टिकल काम कर रहा है? एज अ पार्टिकल। पार्टिकल, बिकॉज नॉन रोटेटिंग डिस्क है।
और नॉन रोटेटिंग डिस्क इसलिए है क्योंकि ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो डिस्क को उसके सेंटर के अबाउट टॉर्क प्रोवाइड कर पाए। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हिंज पॉइंट के अबाउट कंसीडरिंग डिस्क एज अ पार्टिकल। तो डिस्क को कैपिटल एम मास का एक पार्टिकल उसके सेंटर ऑफ मास पर मान करके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल अबाउट द हिंज पॉइंट ml²। यहाँ पर टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल मास में रॉड का मास प्लस, देखिए जी लिख लेते हैं, और एक्चुअली टोटल मास इनटू ओवरऑल सेंटर ऑफ मास। तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, स्मॉल m इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट रॉड L/2 प्लस कैपिटल M डिस्क और उसका सेंटर ऑफ मास L। अलग अलग भी कर सकते हैं। इट इज लाइक M1d1 प्लस M2d2। नहीं, क्योंकि आपको M इंटू डी चाहिए ना, ये वो लॉजिक लगा रहे हो कि टोटल मास इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लो निकालना है, तो इट इज सिंपली M1y1 प्लस M2y2। हमने ये लॉजिक लगाया। तो टोटल मास इंटू डिस्टेंस ऑफ ओवरऑल सेंटर ऑफ मास विल बी रिटन एज M1d1 प्लस M2d2। अब देखो, इसको इंट्यूशन से समझने की कोशिश करोगे ना कि हमको ऐसा लग नहीं रहा, तो देखो अब उसको तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें लगे चाहे ना लगे, लॉ तो मतलब जो लॉ दिए गए हैं वो तो होने चाहिए ना। टॉर्क तो अगर हम कह रहे हैं कि ये डिस्क रोटेट हुई है तो इसका मतलब कोई टॉर्क आई होगी। अब जब हमने टॉर्क को सर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसी कौन सी टॉर्क आ गई इसके ऊपर, तो मालूम चला फोर्स तो है नहीं कोई, क्योंकि रॉड उसके सेंटर पे क्लैंप है। नहीं, वेल्डिंग वाले में करी जाएगी, वेल्डेड है तो घूमेगी ना। क्योंकि देखिए वेल्डिंग में और क्लैंपिंग में क्या डिफरेंस है। क्लैंपिंग का मतलब होता है रॉड का सिर्फ ये वाला पॉइंट डिस्क के कांटेक्ट में, यानी सिर्फ यहीं पर फोर्स आएगी। बट अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेल्डिंग कर दी, वेल्डिंग का जाम करने का मतलब क्या है, मतलब अगर आपको मुझे इस चौक को मान लो एक टेबल के ऊपर पूरा जाम करना है, तो मैं यहाँ भी कील लगाऊं, यहाँ भी कील लगा दो, यहाँ भी कील लगा दो, मल्टीपल लगा दो, कई सारी कील लगा दो, जाम हो गया। तो हर जगह फोर्स आएगी। ये जो कील मारते हैं वो बेसिकली हिंज का काम नहीं करते। तो जब आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा वेल्डिंग कर दी है, जिसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी क्लैंपिंग है, यहाँ मतलब एक तरीके से ये पूरा पोर्शन क्लैंप किया है, तो यहाँ पर तो फोर्स नहीं आएगी। लेकिन बाकी के जो पॉइंट्स क्लैंप कर रहे हो, बाकी के जो पॉइंट क्लैंप करोगे उन पर तो फोर्सेस आएंगी। हो सकता है कि वो फोर्सेस सेंटर के बहुत टॉप प्रोवाइड कर सकते हैं। उस केस में डिस्क एक रोटेटिंग बॉडी बनेगी ना। वो आप लोगों ने मैक्सिमम, मतलब कई सारे लोग इस क्वेश्चन में फंसते हैं। तो अब सेकंड वाले पार्ट में जिसमें वेल्डिंग है, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कुछ ऐसा होगा। अब अगर उस कंडीशन में डिस्क पर एक वर्टिकल लाइन है मान लीजिए, और वेल्डिंग है इसकी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको, मैं यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज गए, तो वो लाइन कैसे दिखेगी अब आपको, स्लैंटेड हो सर जाएगी। किसी किधर एंगल की पर। तरफ, किधर की तरफ, वो ऐसे फॉरवर्ड साइड पर या फिर ऐसे लेफ्ट साइड पर आगे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको। मतलब ये बेसिकली वो लाइन घूम जाएगी उसके ऊपर। रॉड तो वेल्डेड है, वो घूम कैसे रहता है? बच्चे देखिए, रॉड वेल्डेड है, एक मिनट समझा दे रहे हैं कैसे होगा। रॉड वेल्डेड है ना, तो ऐसे जरा थोड़ा सा सोचना, जहां पर रॉड डिस्क के ऊपर वेल्ड की गई है, उस रॉड के नीचे भी तो डिस्क की एक लाइन होगी, ऐसे मान सकते हैं। यस सर। रॉड के जस्ट नीचे डिस्क की एक लाइन होगी जो छुप गई होगी। रॉड रख करके वेल्डिंग कर दोगे तो वो लाइन छुप जाएगी। अब रॉड रोटेट करके ऐसे आ गई, तो वो लाइन जो रॉड के नीचे छुपी हुई थी, वो लाइन तो फिर इसी के नीचे रहेगी। यस सर।
तो ये लाइन जो पहले वर्टिकल से कुछ एंगल पर थी, अब वो लाइन वर्टिकल है, रोटेशन नहीं हुआ इसमें। हो गया। और किधर हुआ, ये लाइन वर्टिकल से आगे थी, यानी ये उल्टा घूमी है, यानी ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये ऐसे घूमेगी पूरी, ऐसे घूम जाएगी, तो रोटेशन मानेंगे इसको, मतलब डिस्क रोटेट हो रहा है यहाँ पर। और ऐसी कंडीशन में जब टाइम पीरियड निकालना होगा तो 2 पाई रूट रॉड का इनर्शिया तो वैसे ही रहेगा ml²/3 प्लस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे हिंज पॉइंट के अबाउट, बट डिस्क को बॉडी मान, तो वो इनर्शिया कैसे आएगा, पहले डिस्क का उसके खुद के सेंटर के अबाउट mr²/2 बिकॉज डिस्क एज ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, एंड प्लस डिस्क का उसके सेंटर के अबाउट निकाल करके, एंड प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हिंज के अबाउट चाहिए होता है, तो प्लस दैट मास ऑफ डिस्क इनटू L² भी करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर सेम आएगा, नहीं L डिस्टेंस सेंटर तक है ना पूरा, जो L डिस्टेंस है मतलब रॉड तो पूरे सेंटर तक जा रही है, तो L इज द डिस्टेंस अप टू द सेंटर पॉइंट। तो हालांकि जो जेई का क्वेश्चन था वो कैलकुलेटिव नहीं था, उन्होंने जो पूछा था वो सिर्फ ये कहा था कि बताइए कौन से केस में टाइम पीरियड ज्यादा होगा, वेल्डेड वाले केस का टाइम पीरियड ज्यादा होगा या नॉन वेल्डिंग वाली केस का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, है? सर नहीं, वेल्डेड वाले का। मुश्किल नहीं है, आपको लॉजिक ये सोचना चाहिए था कि इनर्शिया किसमें ज्यादा है। इतना देखो, ये पॉइंट तो सोचना पड़ता है ना कि कहाँ पर डिस्क एक पार्टिकल की तरह काम कर रहा है और कहाँ पर डिस्क एक बॉडी की तरह काम कर रहा है। ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इसमें इनर्शिया ज्यादा आ रहा है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। सर पर ये ऑब्जेक्टिवली सोचना थोड़ा सा टफ होगा, मतलब निकालना ही पड़ेगा। क्यों? देखिए टफ तो है, ऑब्वियसली जे एडवांस का क्वेश्चन है तो उस समय भी टफ था ये, तो पेपर के टाइम तो थोड़ा सा मतलब पेपर के टाइम दिमाग मल्टीपल डायरेक्शन भागता है तब। हाँ एक्चुअली एमसीक्यू था, प्रॉब्लम सिंगल करेक्ट होता फिर भी एक बार को सकता, प्रॉब्लम मल्टी करेक्ट में था ये, तो वो और भी टफ हो गया। जहां तक हमें याद आ रहा है, एक तो उन्होंने टाइम पीरियड के बारे में पूछा था। सर टाइम पीरियड नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंपेयर कराई है। अच्छा तुम्हारे पास क्वेश्चन है? यस सर। अच्छा तो इन्होंने पूछा, हाँ देखो दिव्यांश बता रहे हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंपेयर करनी थी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब तो टाइम पीरियड सही हो जाएगा ना, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो गई। और एक उन्होंने कंपैरिजन करा था, उसमें एक ऑप्शन ये बता रहे हैं कि ये है कि इन विच केस द रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी हायर, मतलब जब इस पेंडुलम को यहाँ पर छोड़ोगे तो कोई रीस्टोरिंग टॉर्क होगी जो इसको इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाएगी, तो वो कौन से केस में ज्यादा टॉर्क आएगी? इक्वल आएगी सर। बेल्ट। क्यों बच्चे दिव्यांश, रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल क्यों आएगी? मतलब ये जो बॉडी ऑसिलेट हो रही है तो अंडर सम फोर्स होगा ना, अपने आप तो ऑसिलेट करेगा नहीं, यहाँ से कोई टॉर्क होगी जो इसको इक्विलिब्रियम की तरफ ले गई होगी, तो वो टॉर्क दोनों में से कौन से केस में ज्यादा होगी? आप पहले ये सोचिए टॉर्क दे कौन रहा है यहाँ पर, पूरे सिस्टम को कौन टॉर्क दे रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी। ग्रेविटी दे रही। मतलब पेंडुलम की ऑसिलेशन अंडर ग्रेविटी होती, तो वो फोर्स तो दोनों में से है। वेल्ड करने से क्या मास थोड़ी बढ़ जाएगा? सर क्लैंपिंग भी सेम जगह पर है, फोर्स भी नहीं, तो ग्रेविटी भी है। क्लैंपिंग में रॉड और डिस्क को कंबाइंड एक सिस्टम मानो ना, क्योंकि दोनों मिल करके ऑसिलेट कर रहे हैं, तो Yes, रॉड और डिस्क विल बी कंसिडर्ड एज ए सिस्टम, तो उसमें जो फोर्स ऑन क्लैंप की फोर्स है वो सब तो इंटरनल फोर्स हो गई। एक्सटर्नल फोर्स में यहाँ की ग्रेविटी और रॉड की ग्रेविटी दोनों केसेस में सेम है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क सेम है। मान सर लो किसी लेकिन ने टाइम इसमें पीरियड, मास दे रखा है रॉड में। डिस्क में भी दोनों में मास दिया है। यस सर।
हाँ तो वही तो किया हमने। यस सर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, अगर मास है तो mg यहाँ पर और कैपिटल mg यहाँ पर, दोनों दोनों फिगर्स में तो mg दिखाओगे। यस सर। मूड के ऊपर है, जेई वालों के ऊपर है, कभी अचानक से आसान पेपर दे देते हो, कभी ऐसा कर देते हैं कि मतलब एक कोई ये सोच के जाए कि ऑसिलेशन मेरा स्ट्रांग है, नहीं नॉर्मली सोच के जाओ कि एसएचएम तो मेरा स्ट्रांग है, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर ले जाएंगे, और यही वाला क्वेश्चन आया। अरे इसको मतलब हमारा कहने का मतलब है कुछ भी प्री माइंडसेट से मत जाओ कि कौन सा आसान है कौन सा टफ है। एक ये और है पेंडुलम, ये भी क्वेश्चन पेंडुलम का है, लेकिन इसमें पेंडुलम के साथ स्प्रिंग भी अटैच की गई है, पेंडुलम एंड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, पेंडुलम विद स्प्रिंग। दिव्यांश ईयर वही है ना, 2006 में था शायद ये क्वेश्चन। सर 11 में था। 11 में, मतलब रिसेंट है इसका मतलब। तो इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा हर 3-4 साल में एक बार पेपर टफ बना देते हैं लोग। यस सर। सर 16, 20, 11 और 6। हाँ 2000 21 का एक पेपर आसान था, एक तो फिर भी मॉडरेट था, जैसे पेपर 1 थोड़ा इजी था, बहुत इजी था वो, और पेपर 2 हल्का सा ठीक ठाक था। मतलब हम लोग भी देख रहे हैं कि हर 3-4 साल में कहीं ना कहीं झटका दे देते हैं लोग। 23 में दे बस। नहीं तुम लोगों में नहीं आएगा। चलिए, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है, पेंडुलम है मासलेस रॉड के थ्रू, इट इज कनेक्टेड बाय द मासलेस रॉड एंड दिस मास इज एज अ पार्टिकल, mass m is as particle, और ये स्प्रिंग पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से h डिस्टेंस नीचे है, बिलो h डिस्टेंस। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो देखो इसमें जल्दी कंप्लीट करा देता हूँ इसमें देखो करना कुछ नहीं है, इसमें ये करोगे आप, मान लेते हैं ये पेंडुलम थीटा एंगल से मूव किया हमने, और थीटा ऑब्वियसली स्मॉल एंगल रखेंगे। देखो देखो ये क्वेश्चन इजी है। ये जो स्प्रिंग स्प्रिंग वाला पॉइंट है, ये पॉइंट एक तरीके से एक आर्क बनाएगा यहाँ पर, कितनी लेंथ का, लेंथ ऑफ दिस आर्क एच थीटा, और अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ये आर्क लगभग स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यही स्प्रिंग का एलोंगेशन माना जाएगा। तो स्प्रिंग की एक फोर्स लग जाएगी इसके ऊपर, और उसके अलावा एक ग्रेविटी की फोर्स आएगी। तो एक फोर्स हो गई mg की, और एक फोर्स ऑलमोस्ट स्प्रिंग की वजह से लगेगी जो k टाइम्स h थीटा हो गई, दो फोर्सेस आएंगी। अब टॉर्क कैलकुलेट करो हिंज के अबाउट। स्प्रिंग डिफॉर्मेशन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे रखना होगा आपको, वैसे तो आर्क बनेगा, थियोरेटिकली ये आर्क बनेगी, बट थीटा 1-2 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, तो ये आर्क ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर रहा होगा।
सर ये Torque- स्प्रिंग वहाँ पे कांस्टेंट है या उसके साथ अटैच्ड है? नहीं, स्प्रिंग बधा है ना इसके साथ। तो जब पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करेगा तो ये पॉइंट भी इसके साथ आगे बढ़ेगा और स्प्रिंग एलोंगेट कंप्रेस होगी। तो बेसिकली क्या है कि ग्रेविटी के साथ स्प्रिंग का भी टॉर्क आएगा। यस सर। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है ना 2π√I/mgd, वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला तब था जब ऑसिलेशन अंडर ग्रेविटी था। 2π√I/mgd को हम डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन तब करते हो जब ऑसिलेशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो। इसमें ऑसिलेशन ग्रेविटी के साथ स्प्रिंग भी लगा है, तो मतलब पूरी डेरिवेशन टॉर्क mg इंटू एल साइन थीटा। एल साइन थीटा, उसको थीटा ही कर ले डायरेक्ट, यस। बाद में साइन थीटा को थीटा करना ही है। ये mg की टॉर्क, और mg की टॉर्क किस तरफ आएगी, मतलब थीटा के अगेंस्ट आएगी या थीटा के डायरेक्शन में जाएगी। मतलब थीटा हम लोगों ने Against. क्लॉकवाइज Against. लिया, माइनस रखो। अगेंस्ट और स्प्रिंग फोर्स की टॉर्क, KH स्क्वायर थीटा। स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही है, इसकी टॉर्क है हिंज के अबाउट। ये भी अपोजिट आ रहा है, थीटा के अपोजिट। अपोजिट है। आप पेंडुलम को एंटी क्लॉकवाइज ले गए हो, सॉरी क्लॉकवाइज। पेंडुलम इधर से क्लॉकवाइज मूव किया हमने ऐसे, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स टॉर्क देगा इस पॉइंट के अबाउट, वो तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगी, तो उसको भी माइनस में रखेंगे। तो माइनस के एच थीटा फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, के एच थीटा फोर्स ऑफ स्प्रिंग, एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलमोस्ट एच मान सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी ऑलमोस्ट दिस एच वैल्यू। तो ये हमारा टोटल टॉर्क आ गया, जिसमें से थीटा कॉमन ही ले लेते हैं। तो दिस इज माइनस mgl प्लस के एच स्क्वायर थीटा आउटसाइड टॉर्क, और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड करेंगे एज अ पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर, एंड दिस इज अल्फा, बाकी ओमेगा स्क्वायर मिल गया इसमें। ठीक है, तो आप Yes. ब्रीफली देखते जाइए ना, बाकी जगह छोड़ दो, बाद में कर लेना, क्योंकि आज कंप्लीट कर दे। एक लास्ट है ऑसिलेशन ऑफ मास विथ मैसिव स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी मास हो। ऑसिलेशन विथ मैसिव स्प्रिंग, क्या रखना चाहिए यार, कैपिटल एम एक ब्लॉक है और स्प्रिंग का भी मास दिया है इसमें, स्प्रिंग ऑफ मास m, एंड देन अगर ये ऑसिलेट करे तो टाइम पीरियड की वैल्यू। तो वैसे तो टाइम पीरियड 2π√m/k होता है, लेकिन मासलेस स्प्रिंग्स के लिए होता है। तो अब इसमें स्प्रिंग का मास है तो कुछ चीजें बदलेंगी अब, बाई थ्री। और इस डेरिवेशन का एक क्वेश्चन 2014 मेंस में पूछ चुके हैं। 2014 मेंस में जो क्वेश्चन था वो ये था, ऑसिलेशन का नहीं था, बट वो क्वेश्चन बेसिकली इसके डेरिवेशन से ही निकला हुआ है। पीवाईक्यूज लगाओगे तो 2014 में एक क्वेश्चन था कि एक स्प्रिंग है ना, और उसका मास m है, और स्प्रिंग के राइट वाले एंड को v वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, और क्वेश्चन था व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और ऑप्शंस उसके कुछ थे हाफ mv स्क्वायर, देन बी ऑप्शन था 1/6 mv स्क्वायर करके, देन सी वाज 1/4 mv स्क्वायर, इस तरीके से, एंड डी भी कुछ था। मैं एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पूछी गई थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ा जाता है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 2014 में उन्होंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पूछ ली थी, 14 या 15 में से, कंफर्म है इसी में से कोई था। तो ज्यादातर लोग को हाफ mv स्क्वायर ही टिक करके आए, बिकॉज मोस्टली काइनेटिक एनर्जी यही चीज दिमाग में चलती है हम लोग के। क्या नहीं, मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का भी नहीं है। हाँ तो वो तो फिर तब तो पक्का गलत, क्योंकि मेंस वाले को तो हम लोग वैसे भी लो लेवल समझते हैं। एडवांस होता तो फिर भी आदमी ये सोचता है कि भाई एडवांस क्या है, कुछ तो होगा। हाँ
तो ये क्या था बेसिकली, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसी का यूज इसमें होना था। देखिए स्प्रिंग ऑफ मास m गोइंग विथ वेलोसिटी v, पहली बार देखिए स्प्रिंग रिजिड बॉडी नहीं है, स्ट्रेचेबल है ना, स्ट्रेचेबल। स्प्रिंग का फ्रंट एंड अगर v वेलोसिटी पर है तो ऑब्वियसली उसी स्प्रिंग का बैक एंड 0 वेलोसिटी पर है। मींस एवरी पार्टिकल ऑफ स्प्रिंग इज नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। हाफ mv² कब लगाते हो, जब पूरा मास उतनी ही वेलोसिटी पे चले। स्प्रिंग में सब दो बातें हैं, स्प्रिंग का मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्प्रिंग का मास इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में हर पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी नहीं आ रही। तो पहली बात, इट कैन नॉट बी हाफ mv², कुछ और ही आंसर आएगा। और वो लगाएंगे कुछ यूनिटरी मेथड का लॉजिक, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा यूनिटरी मेथड का लॉजिक है। वो लॉजिक ये कहता है कि फिक्स एंड से एल डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो v स्पीड पे चल रहा है, तो उसी फिक्स एंड से x डिस्टेंस पर स्प्रिंग का जो पार्टिकल होगा, अ पार्टिकल ऑफ स्प्रिंग एट x डिस्टेंस, वो कितनी स्पीड से चल रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेशन में यूनिटरी मेथड कि अगर l डिस्टेंस वाला पॉइंट v पे चल सकता है तो x डिस्टेंस वाला पॉइंट v बाई l, मतलब ये स्पीड यहाँ वाले पॉइंट की होगी। और यहाँ पर अगर हम स्प्रिंग का एक dx सेगमेंट चूज कर ले, dx सेगमेंट ऑफ स्प्रिंग, तो मास ऑफ दैट dx सेगमेंट, mass of this dx segment will be m by l into dx. This is mass of dx segment, and kinetic energy of dx segment will be half mass of that segment and velocity with which that is moving, वो v by l x है। ये dx सेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी हुई, पूरे स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी बाय द कैलकुलस मेथड आएगी। 0 से l इसको इंटीग्रेट करना होगा, और ये जब सॉल्व करेंगे तो आंसर बनता है 1/6 m इंटू v², एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ kx² ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी 1/6 mv²। ठीक है, दैट मीन्स spring behave like a particle of m/3 mass। स्प्रिंग की जो एनर्जी कैलकुलस से आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब जितनी एनर्जी इस स्प्रिंग में है, दिस स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल ऑफ m/3 मास गोइंग विथ v वेलोसिटी। दोनों की सेम एनर्जी नहीं आ जाएगी। Yes. तो स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट टू m/3 पार्टिकल, तो सेम चीज, दिस स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट टू m/3 पार्टिकल। तो इस प्रॉब्लम का इक्विवेलेंट प्रॉब्लम क्या बनेगा, स्प्रिंग को कर दो मासलेस, and the spring is equivalent to a particle, so total mass of particle will become m plus small m/3। and now time period का formula, now the time period formula 2 pi root of capital M plus small m/3 divided by k। मतलब अप्रोक्सीमेशन है यूनिटरी मेथड वाला केस, और ये अप्रोक्सीमेशन वहीं तक काम करता है जब तक हुक्स लॉ काम करते हैं। मतलब एक्चुअली ये पूरा कनेक्शन इसका इलास्टिसिटी चैप्टर से है। ठीक, तो अब हम लोग तो कभी कभी सोचते हैं मतलब कि मतलब 11th-12th के किसी भी बुक में इसके बारे में जिक्र नहीं है, ये तो किसी भी क्लिक बुक भी में ना करे क्वेश्चन में, है, ये तो क्लिक भी ना करे पेपर के टाइम पे यूनिटरी मेथड। नहीं कर, हाँ ये नहीं क्लिक करता है, ये मेथड ही क्लिक नहीं होगा। तो कभी कभी मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं पढ़, पता एक्चुअली वो भी ये मान चुके हैं कि हर बच्चा कोचिंग कर रहा है, मान चुके हैं, वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात हाँ को। सर, अकेडमी से। हम्म।
ये सब पिछले 3 साल में ऐसे नहीं पूछे हैं, इसीलिए मतलब वो रीजन है कि उस टाइम पे किसी के पूरे नंबर नहीं आते थे मेंस में 2014-15 वगैरह में। हाँ तो उसमें 14-15 में क्वेश्चन ओरिजिनल आते थे, 100% किसी का नहीं आता था मेंस में। इस टाइप के क्वेश्चन होते थे 15-16 तक, बढ़िया क्वेश्चन आते थे ओरिजिनल। एनटीए जब से क्रिएट करा एनटीए, एनटीए के तो रेट चल रहे हैं 10 लाख 99 परसेंटाइल आने के लिए। ये साला नई बॉडी बना दी एनटीए, करप्शन हो बढ़ा दिया। घर बैठो परसेंटाइल लाओ। नीट वालों का देखो अभी तक काउंसलिंग ही नहीं करा रहे हैं। यस सर। हाँ बताओ क्या चल रहा, भगवान जाने। पहले तो बेचारे कोविड के चलते एग्जाम लेट हुआ, किसी तरीके से एग्जाम हुआ, तो अब तो करेंगे नहीं यार। एक बच्चा 6 महीने से बैठा है, मतलब 5 महीने से हमको भाई, मतलब कब भेजोगे कॉलेज भाई? साल तो गया भाई, वो साल उसकी एज में तो काउंट हो गया ना, मतलब एज तो बढ़ गई उसकी, बराबर ही होगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे कॉलेज। नहीं 1 साल बहुत होता है यार, मतलब मान लो कोई बच्चा अगर 23 की एज में डिग्री कंप्लीट करता है, वो 24 की एज में करेगा, वो 1 साल वो कहीं हायर स्टडी में लगा देता, या वो 1 साल कहीं डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर लेते, कुछ एक्सपीरियंस हो जाता उसको। अब देखो 6 तारीख को क्या डिसीजन आता है उसमें, सुप्रीम कोर्ट में है ना। सर 6 को क्या है? नहीं नीट वालों का काउंसलिंग कब होगा? सुप्रीम कोर्ट नाराज है इस समय कि भैया तुम लोग कर क्या रहे हो। ऐसे एनटी वाले बहुत क्या कहें इनको, हरामखोर टाइप हो गए हैं। सर तो मैंने सर एक फिर 4 मीन्स आर्टिकल देखा कराएंगे। था हाँ सर, उसमें लिखा था कि मार्च में होगा पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया मार्च का से ही होगा। आर्टिकल हाँ था। हाँ हाँ, मार्च में ही है। मार्च का भी अभी लफड़ा फंसेगा, होगा तो मार्च में, लेकिन उसमें भी लफड़ा आएगा देखिए। इलेक्शन और टर्म 2, उधर से बीएससी वाले टर्म 2 लेके खड़े हैं। ओमिक्रॉन तो छोड़ो, टर्म 2 वो पहले ही बोल चुके थे मार्च में कराएंगे। ठीक है, तो अभी सब डेटे देखो कैसे क्लैश करती है सब। सर और पीक को वापस आने में भी तो टाइम लगेगा। हम्म, सर ये तुम्हारी उतने दिनों से मजबूरी हो रही है। ओमिक्रॉन के पीछे पड़ा है। हाँ देखो भाई इसको हो गया ये, वो ये चाहता है कि उसका सिलेबस पूरा हो जाए और अच्छे से पेपर दे वो। सर बूस्टर डोज लगवा Yes, लेंगे sir. जिससे। हम्म, चलो बच्चा ये तो हो गया ना, अब 2 चीज जल्दी से कंप्लीट कर दें यार। देखिए 2 चीजें और कंप्लीट कर दूं, जो एक तो डैम्ड ऑसिलेशन, इसमें बहुत जल्दी होने वाला टॉपिक है ये सब। डैम्ड ऑसिलेशन का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो एसएचएम हम पढ़ रहे थे उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मानते थे, तो एक बार एसएचएम ऑन हो गया अगर, तो वो पूरी लाइफ चलता रहेगा। ये मान के चले कि एसएचएम जो होगा वो इंडेफिनिट टाइम के लिए चलेगी। बट रियल लाइफ में क्या होता है कि कोई पार्टिकल को अगर आप ऑसिलेशन कराओगे तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर? डैम्पिंग, डैम्ड ऑसिलेशन। एज एग्जाम्पल सोचिए जरा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरा सोचो आप कि एक स्प्रिंग हो, उससे कुछ मास अटैच करो आप, एक स्प्रिंग से मास अटैच करके, और उस मास को एलोंगेट, मतलब स्प्रिंग को एलोंगेट कर दे, मतलब स्प्रिंग से एक मास लटक रहा हो, और पहले तो आप इसको एयर में मान लें कि स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच करो, और ये पूरा सिस्टम एयर में है, और जहां पर कि एयर रेजिस्टेंस 0 है आइडियली, यानी कि वैक्यूम कह सकते हो, वैक्यूम में। तो जब ये मास रिलीज किया जाएगा, मास वॉज रिलीज विथ सम एलोंगेशन इन स्प्रिंग, यानी यहाँ पे एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से कुछ नीचे ले गए इसको, इक्विलिब्रियम से कुछ नीचे ले जा करके एक्स नॉट डिस्टेंस एंड देन उसको छोड़ दिए। तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा ये चीज? आइडियल कंडीशन मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है अगर तो
ये हाँ आइडियल कंडीशंस में क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम से x नॉट और ऊपर जाएगा और ये इनडेफिनिट टाइम के लिए टू एंड फ्रो करता रहेगा, रुकेगा कभी नहीं। यहां से स्टार्ट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्रॉस करेगा, ऊपर x नॉट जाएगा, फिर वहां से वापस नीचे आएगा, फिर इक्विलिब्रियम को क्रॉस करेगा, फिर यहाँ तक आएगा और इस प्रोसेस को ये इनफाइनाइट टाइम के लिए कंटिन्यू करता रहेगा। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग के लिए ऐसे समझो आप जरा कि हमने इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे ले गए और x नॉट डिस्टेंस ले गए, और ये जो पूरा सिस्टम है वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली थिक लिक्विड में रखा हुआ है, बहुत ही थिक लिक्विड कीचड़ में। दलदल वाला कीचड़ ला करके भर दो बाल्टी में और उसमें ले जाओ। तो उस कीचड़ में हम लोग का चलना मुश्किल होता है, अगर आप फंस जाओ, पैर वैर फंस जाए अगर कीचड़ में, तो आप हमारा पैर एक एक स्टेप बढ़ाना टफ हो जाता है। उसको बोलते हैं हाईली विस्कस लिक्विड, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा वहां पर, ठीक है। या फिर मोटे शहद में लेके जाओ, घी के अंदर डालने वाले कंटेनर में डाल दो इसको, क्या होगा। तो ये मास अगर आप इक्विलिब्रियम से नीचे लेके जाओगे होगा क्या? नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम से ये बचा, इक्विलिब्रियम से नीचे ले गए हो ना, तो इसका मतलब फोर्स तो आएगी इसके ऊपर, स्प्रिंग की फोर्स। इक्विलिब्रियम के नीचे जाने का मतलब अनबैलेंस फोर्स होगी, तो ये मास ऊपर तो जाएगा, लेकिन x नॉट के इतने, बराबर। हाँ लेकिन ये इतने गाढ़े लिक्विड में जा रहा है, इतने गाढ़े लिक्विड में जा रहा है कि वो समहाउ इक्विलिब्रियम तक पहुंच पाएगा और उसके बाद वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम को ओवरशूट नहीं कर पाओगे आप। इसमें क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर भी जा रहे हैं, इसमें इक्विलिब्रियम में जाएंगे, उसको ओवरशूट कर नहीं पाएंगे, वहीं पे जाकर के रुक जाएंगे। इसको बोलते हैं ओवर डैम्ड ऑसिलेशन। एक्सट्रीमली मतलब इनफाइनाइट विस्कोसिटी मान लेते हैं, थोड़ा बहुत मान लो ऊपर जाएगा भी तो ले दे करके वही माना जाता है, तो उसको बोलते हैं कि इट इज ओवर डैम्प, बहुत ज्यादा डैम्पिंग है, डैम्पिंग ओवर हो चुकी है। ओवर डैम्पिंग का मतलब इक्विलिब्रियम के कुछ आगे गए, रिलीज करेंगे, इक्विलिब्रियम पर आकर के वही रुक जाएंगे, मतलब इसके आगे ऑसिलेशन ही नहीं होगी, इसकी ऑसिलेट करेगा ही नहीं। और अगर इसको थिक लिक्विड की जगह इसमें थोड़ा पानी मिला दे, मान लो उस कीचड़ में हल्का, उसको डाइल्यूट कर दे, डाइल्यूट लिक्विड होगा, तो डाइल्यूट करने से क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर ये डाइल्यूट लिक्विड होता तो ये जहां पर आप इसको स्टार्ट करोगे यहाँ से इक्विलिब्रियम पे जाएगा, इक्विलिब्रियम से और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन बहुत देर तक नहीं होगी ये चीज, क्योंकि विस्कोसिटी है अभी। तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से इक्विलिब्रियम पर जाएंगे, इसको ओवरशूट करके ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, और कुछ देर ऐसे ऑसिलेट करते करते एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा एंड फाइनली वो इक्विलिब्रियम पर जाकर के स्टॉप हो जाएंगे। कॉल्ड एज क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकली डैम्प्ड। ओवर डैम्पिंग का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम पर गए और इक्विलिब्रियम पार नहीं कर पाओगे, वहीं रुक गए। क्रिटिकली डैम्प्ड किसको बोल रहे हैं? क्रिटिकल डैम्पिंग। नहीं रेशियो तो इसमें भी है, बहुत ज्यादा है, डिफरेंस समझो। ओवर डैम्प्ड का मतलब बोल रहे हैं आप स्टार्टिंग पॉइंट से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जाएंगे बट इक्विलिब्रियम से आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं रुक जाएंगे। क्रिटिकली डैम्प्ड किसको कह रहे हो? स्टार्टिंग पॉइंट से आप इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जाओगे, इक्विलिब्रियम से आगे भी जाओगे, फिर लौट के आओगे x नॉट तक नहीं और जाएंगे। फाइनली उसी इक्विलिब्रियम पे रुकोगे। देखिए दोनों तरीके के डैम्पिंग में अल्टीमेटली आप रुकोगे इक्विलिब्रियम पे ही, बट एक में इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके लौट करके आएंगे, क्रिटिकल है, और एक में हम इक्विलिब्रियम तक पहुंच करके और क्रॉस नहीं कर पा रहे उसको, ओवर डैम्पिंग है। मतलब ये थियोरेटिकल लेवल पर डिफरेंस है इनके बीच। यानी अगर सिंपल में कहा जाए कि ओवर डैम्पिंग के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, तो ओवर डैम्पिंग की नेसेसरी कंडीशन क्या बोल सकते हो? जिस मीडियम के अंदर ऑसिलेशन हो रही है इट शुड बी हाईली विस्कस, क्योंकि विस्कोसिटी एक तरीके का रेजिस्टेंस फोर्स है। और क्रिटिकली डैम्प के लिए उसका मॉडरेट होना चाहिए, मीडियम विस्कोसिटी होनी चाहिए। और जीरो विस्कोसिटी होगी तो फिर नॉर्मल विस्कोसिटी है ही नहीं, पहला वाला केस, नो डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग कभी कभी बोलते हैं इसको, अंडर डैम्पिंग।
अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकली डैम्प और ओवर डैम्पिंग, 3 केसेस है। सर क्रिटिकल वाले में एक्स नॉट के ऊपर तक जाएंगे नहीं? नहीं, क्रिटिकल वाले हाँ ऊपर, मतलब जैसे ये होगा कि एक्स नॉट से छोड़ेंगे तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जाएंगे, बट लेस देन एक्स नॉट। और इसीलिए कहते हैं कि एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन ये कहा जाता है इसको। तो ये तो फिजिकली समझ में आया कैसा सिस्टम होगा। विस्कोसिटी चाहिए, मतलब एक लिक्विड चाहिए, एक रेजिस्टेंस चाहिए, एंड मोस्टली जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं वो विस्कोसिटी जो स्टोक्स लॉ में दिया गया है। स्टोक्स लॉ एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, विस्कस फोर्स की बात करते हैं, जो कि 6 पाई ईटा आर वी। मतलब स्टोक्स लॉ कहते हैं कि विस्कस लिक्विड्स में जो रेजिस्टेंस आती है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में आती है। तो हम उसी टाइप की विस्कस लिक्विड यानी उसी टाइप के रेजिस्टेंस मान रहे हैं। ठीक है, अब जरा इमेजिन करो आप कि x डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पर, x डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, लेट वेलोसिटी इज v। तो कौन कौन से फोर्स मास के ऊपर लग रहे होंगे x डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम? अगर यही वाली फिगर सोची कि इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस नीचे है, तो इस मास के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे? एक तो देखिए, इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स बैलेंस हो चुके होंगे। तो जब आप इक्विलिब्रियम से और नीचे जाओगे तो अनबैलेंस फोर्स, देखिए अनबैलेंस फोर्स स्प्रिंग की एक्स्ट्रा एलोंगेशन होगी kx, प्लस विस्कोसिटी की फोर्स b into v, where b is this constant, डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं, b कॉल्ड एज ए डैम्पिंग कांस्टेंट, 6 पाई ईटा आर वाला। अब ये एक्चुअली बदलता रहेगा। अगर हम ये मान लें कि इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस नीचे है एंड गोइंग डाउनवर्ड, इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस नीचे बट गोइंग डाउनवर्ड, तो रेजिस्टेंस ऊपर लगेगी। और अगर हम इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस नीचे हैं लेकिन जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आएगी। वो डिपेंड करता है, हमें खैर उससे मतलब नहीं, हमारा kx प्लस रेजिस्टेंस, हमने ये मान लिया कि स्प्रिंग फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स किसी कभी तो एक साथ होंगे, ये किसी न किसी मूवमेंट पर तो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो kx प्लस bv नेट फोर्स हो गया, एंड नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज m, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डबल डेरिवेटिव ऑफ x, b इंटू वी को राइट साइड ले जाते हैं, और v को कह सकते हैं dx बाई dt, और kx को राइट साइड ले जाते हैं। दिस टर्म इज इक्वल टू 0 होगा ये। यस सर। b इज जस्ट अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब हमने ये एज्यूम किया है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो। b जस्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मोस्टली क्वेश्चन में दिया जाता है। हालांकि इसका नाम डैम्पिंग कोफिशिएंट है, मतलब न्यूमेरिकल्स में इसको डैम्पिंग कोफिशिएंट के नाम से दिया जाएगा आपको। मतलब हमने वेलोसिटी के प्रोपोर्शन वाली रेजिस्टेंस मानी हुई। नहीं, वो सब बता रहे हैं हम, एक्चुअली वो तरीका बता देंगे, आपको याद रहेगा। एक्चुअली इसमें दिक्कत ये होती है, याद नहीं हो पाती, तो कैसे याद रख सकते हो, बस वो तरीका बता रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड पर हमने क्या माना है कि x प्लस bv में ये माना है कि इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस नीचे है एंड गोइंग डाउनवर्ड, लेकिन एसएचएम करने के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? अगर आप इक्विलिब्रियम के नीचे हो तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगी?
मतलब ये और ये डाउनवर्ड, ये तो एक साइन कन्वेंशन भी लगाओगे, माइनस साइन, सो एक एडिशनल माइनस साइन यहाँ पर और है, जस्ट फॉर द साइन कन्वेंशन पार्ट। एक्चुअली होता क्या है, देखो जब किसी फिजिकल सिचुएशन में कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं तो डेरिवेशन करते वक्त भी साइन कन्वेंशन लगाते हो। अगर हम याद करें ऑप्टिक्स में मिरर इक्वेशन और लेंस इक्वेशन को जब 12th के लेवल पे डिराइव करवाया जाता है तो डिराइव करते वक्त भी साइन कन्वेंशन लगाते हो। वो इसीलिए लगाते हो कि साइन कन्वेंशन ले करके जब डेरिवेशन की जाती है तो रिजल्ट जो होता है वो जनरलाइज बन जाता है, फिर वो कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सबके लिए काम करता है। तो अल्टीमेटली ये सारे माइनस हट जाएंगे फाइनल रिजल्ट में, एंड देन वी विल गेट m प्लस दिस इक्वल्स टू 0। अब ये थोड़ा सा इंट्यूटिव चलना पड़ेगा क्योंकि मैथ तो लगा नहीं पाएंगे भाई, मैथ की डिफरेंशियल इक्वेशन से तो हमसे नहीं होने वाला, तो थोड़ा इंट्यूशन लगाओ। इंट्यूटिव माइंड क्या लगा सकते हो कि भाई ऑसिलेशन तो हो ही रही है, इंट्यूटिव माइंड कहता है कि ऑसिलेशन हो रही है, ठीक है, और डैम्पिंग है तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा। और फिजिक्स में एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी डिके प्रोसेस है, जितनी भी डिके होने वाली चीज, वो सब एक्सपोनेंशियल है। रेडियो एक्टिव डिके एक्सपोनेंशियल, 12th क्लास में आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो चार्ज की इक्वेशंस आती हैं वो एक्सपोनेंशियल है। एलआर सर्किट में एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, समझ पा रहे थे? तो एक अच्छी बात यह है कि फिजिक्स में 12th लेवल पर जितनी भी चीजें डिके होंगी वो सब एक्सपोनेंशियल है। तो दो चीजें याद रखो आप, इसमें एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियल होगा, और ऑसिलेशन हो रही है। तो हमने एक इंट्यूशन यानी गेस कर रहे हैं कि जो एक्स होना चाहिए, नॉर्मली हमारा ए साइन ओमेगा टी आता है, नॉर्मली इट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई फॉर नॉर्मल ऑसिलेशंस, जिसमें डैम्पिंग हो जाएगी, उसमें e की पावर एम्पलीट्यूड डिक्रीज माइनस होगा, bt by 2 तो इट विल बी समथिंग लाइक e टू द पावर माइनस अल्फा टी कर दो, सम अल्फा कुछ कांस्टेंट आएगा, मुझे नहीं मालूम, एक्सपोनेंशियली कम होगा, ये मैंने गेस किया है। ऐसे ही याद रखोगे आप कि हमारे जितने भी डिके प्रोसेसेस है वो सब एक्सपोनेंशियल है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, केमिस्ट्री में भी इवन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सारी इक्वेशंस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे लेवल की जो साइंस है उसमें सब जगह एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, तो ऐसे कुछ कुछ याद किया जा सकता है इसको। एंड देन यार इसके बाद अब देखो इतना याद करने का तरीका है, अब इसमें दिक्कत, इसमें अल्फा की भी एक वैल्यू होती है, वो बता दे कैसे आएगी। एक बार देखिए m, इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें d2x अपॉन dt2 निकालने के लिए, 2 बार डिफरेंशिएशन करें इसका, थोड़ा प्रोडक्ट रूल से चलना पड़ेगा यार। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे थोड़ा टफ है यार ये। करें क्या इसको यार, बड़ा टाइम लगेगा इसमें तो। इसमें मतलब डिराइव करने की ऐसे कोई नीड है क्या कि सीधे याद कर सकते b by 2m? नीड इसलिए बोल देते हैं ना, पता नहीं हम लोग कभी। सर मेंस का टॉपिक। हाँ देखो तरीका एक्चुअली ये है, सुनिए वो टाइम कम हो रहा है, करना ये होगा इसमें कि हमें इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन इसमें रखना होगा, इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन यहाँ रखेंगे, फिर इसका सिंगल डिफरेंशिएशन यहाँ रखेंगे, और फिर फंक्शन को यहाँ रखेंगे। तो थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा है इसमें, और उसको जीरो करेंगे, उसको जीरो करके हमारे सोल्यूशंस आते हैं, उसको जीरो करके हमारे 2 सोल्यूशंस आते हैं। एक सोल्यूशन आता है कि अल्फा इज b अपॉन 2m, और एक ओमेगा की वैल्यू आती है जो कि रूट ऑफ k बाई m माइनस b बाई 2m स्क्वायर है।
इसलिए यही चीज याद करने वाली है, यही चीज इसमें याद करने वाले पॉइंट है। बट ये सोल्यूशन आएंगे कहाँ से, वो एक लंबा प्रोसेस है। इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पर, अब डबल डिफरेंशिएशन भी आसान नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल के थ्रू होगा। सिंगल डिफरेंशिएशन यहाँ रखना है और फंक्शन यहाँ रखना है, फिर जब उसको जीरो के बराबर करते हैं तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं और उनके थ्रू ये टर्म आते हैं हमारे सॉल्व करके। तो लोग डेरिवेशन एक्चुअली हर जगह स्किप किया हुआ है ऑलवेज, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अल्फा मतलब ये मेमोराइज करना है आपको, ये एक तरीके से रटना ही पड़ेगा। बट ये इसलिए बता दें कि बाई चांस भूल जाओ भाई, अब बिल्कुल अब कुछ हमारे हाथ में बचा ही नहीं है, तो 1 घंटे पेपर में बचे हैं, कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा, करो टाइम पास कर। और क्या है, इसको इसको ओमेगा डी कर दीजिए, मतलब कि डैम्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। तो कांस्टेंट आएगा ना, डैम्पिंग पर भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फिक्स है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदलती टाइम के साथ, लेकिन एम्पलीट्यूड बदल रहा है, ये पोर्शन एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन आपको समझने वाला पॉइंट जानते हो क्या इसमें, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एम्पलीट्यूड के डिके होने पर, और बिल्कुल वैसे आते हैं जैसे रेडियो एक्टिविटी का होता है कि हाफ लाइफ क्या होगी इसकी, मतलब कितने टाइम बाद एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा, तो वैसे ही कुछ है। समझने वाला पॉइंट ये है कि जो अनडैम्ड ऑसिलेशन था उसमें ओमेगा कितना आता था, अनडैम्ड ऑसिलेशन का ओमेगा k/m, मतलब अगर नेचुरल ऑसिलेशन थी, नेचुरल ऑसिलेशन, तो ओमेगा ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन वाज रूट ऑफ k/m। तो ओमेगा ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ k/m, जो k/m है उसको स्क्वायर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी कर लीजिए, और माइनस दिस अल्फा स्क्वायर, जिसमें अल्फा इज b/2m, मतलब डैम्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी नेचुरल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से कम है। और अगर b इनफाइनाइट है, इसमें क्वेश्चन बड़े गंदे आते हैं, बहुत गंदे क्वेश्चन थे b, अगर b मान लो 0 है, b 0 होने का मतलब कोई डैम्पिंग नहीं, बिकॉज b इज डैम्पिंग कोफिशिएंट। इफ b is 0, अल्फा इज 0, बोथ फ्रीक्वेंसीज विल बिकम सेम, होना भी चाहिए था। एंड इफ b is 0, alpha is 0, alpha is 0, this term will become 1, there is a fixed amplitude, fixed amplitude. If b is infinite, highly damped, b infinite, alpha is infinite, e to the power minus infinity 0, यानी x की कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगी, वो बनने भी नहीं है, ओवर डैम्ड है, इक्विलिब्रियम पे रुक गया जाकर के, तो देयर इज नो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल, जो रुका हुआ पार्टिकल उसकी क्या इक्वेशन लिखोगे। और ऊपर से b अगर इनफाइनाइट है तो ओमेगा डैम्प्ड विल बी इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इमेजिनरी तो होना ही है, जो चीज हो ही नहीं रही है, इवेंट ही नहीं हो रहा, बॉडी रुकी हुई है। समझ पा रहे हैं? बी जीरो अनडैम्ड का हो गया, बी जीरो मतलब अनडैम्ड, बी इनफाइनाइट ओवर डैम्ड, और इनके बीच में जो केस आता है व्हेन b/2m इज लेस देन k/m, मतलब ओमेगा नेचुरल, b/2m इज लेस देन ओमेगा नेचुरल, दिस केस क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि इस केस में ऑसिलेशन होगी लेकिन एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा। तो 3 केसेस याद रखिएगा, बस यही क्वेश्चन आते हैं, अनडैम्प्ड b0, हाईली डैम्प्ड ओवर डैम्पिंग b इंफिनिटी, और 0 इनफाइनाइट के अलावा b की कोई फाइनाइट वैल्यू है, क्रिटिकली डैम्प्ड, ऑसिलेशंस होंगी और एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा।
ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशन अभी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन पढ़ तो अभी भी लेंगे उसको भी, लेकिन दिक्कत फिर वही आएगी कि बड़ा अजीब सा तरीका होगा, तो उसके लिए वेट करो अल्टरनेटिंग सर्किट का। सर अल्टरनेटिंग होता सर्किट के क्या है, बाद ब्रीफ कर क्या दीजिए चीज, थोड़ा सा, होता क्या है? मैथमेटिकली कि फिजिकली? फिजिकली सर, सिर्फ नाम सुना है। देखिए, आप जो आवाजें सुनते हो किसी की, हम लोग बोलते हैं और आप लोग सुनते हैं, तो सुनने की मैकेनिज्म क्या है पूरी? मतलब कुछ लोग मतलब जिनको वेव्स बाय आती डिफॉल्ट है। कोई प्रॉब्लम होती है वो नहीं सुन पाते, तो जो लोग नहीं सुन सकते और हम लोग सुन सकते हैं, तो आखिर ऐसा उन दोनों हम दोनों में क्या डिफरेंस है? फिर उनके ईयर ड्रम वाइब्रेट नहीं करते। तो, तो आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वो कब वाइब्रेट कर रहा है? जब मैंने बोला ना, तो वाइब्रेशन वॉज एक्सटर्नल, कोई और बोल रहा है, वो वाइब्रेशन जब आपके ईयर ड्रम के ऊपर गिरी, तो आपके ईयर ड्रम ने ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो आपका ईयर ड्रम अपने आप नहीं ऑसिलेट कर रहा था, जब कोई और बोलेगा तो वो ऑसिलेट करेगा, मतलब किसी और के ऑसिलेशन की वजह से ईयर ड्रम का ऑसिलेशन हुआ है, कॉल्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को फोर्स किया गया वहां पर, मतलब किसी और ऑसिलेशन की वजह से हमारा सिस्टम ऑसिलेट करे। ठीक है। यस सर। मैथमेटिकल लेवल पर क्या बोलते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं भाई, सिर्फ इक्वेशन देखो, लेकिन हमको दिक्कत हो रही है इसमें। दिक्कत ये हो रही है कि समझा पा नहीं रहे। मैथमेटिकल लेवल पे ये कहा जाता है कि अगर आप स्प्रिंग ले, मास अटैच करें उससे, और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं जो खुद अपने आप में ऑसिलेट करता हो, तो ये एक्सटर्नल फोर्स एक तरीके से आप सोच सकते हो किसी की वॉइस है। इसको आप इमेजिन करिए किसी का वॉइस है। ब्लॉक को इमेजिन करो आपका ईयर ड्रम है, स्प्रिंग ईयर ड्रम के पीछे लगी हुई जो भी आपकी अंदर नसें वसें होंगी, और जो मैल वैल जमी होगी, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आएगी। तो तीन चीजें हैं इसमें। इस केस में अगर ये एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा, तो एक तो आपका ये वाला फोर्स काम करेगा, होगा ये। उसके अलावा कौन कौन सी फोर्स आएंगी? एक स्प्रिंग फोर्स आएगी, और रेजिस्टेंस है इसमें, तो स्प्रिंग फोर्स, तो कुल मिलाकर के हम लिखेंगे एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस रेजिस्टेंस, ये हो गई नेट फोर्स, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो माइनस मास और एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स हुआ, इक्वल्स टू, लेकिन अब दिक्कत फिर है ना, इसको सॉल्व कौन करेगा? बदलता रहेगा ना वो, तो साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी ऑसिलेटिंग टर्म है, मतलब फिजिकल लेवल पर ये कोई वाइब्रेशन है, किसी की वॉइस हो सकती है, और मैथमेटिकल लेवल पर ये है। बाकी इसके सोल्यूशन के लिए हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि इसको एलसीआर सर्किट से कंपेयर करने में ज़्यादा फायदा है, वो ज़्यादा बेटर तरीका होता है कंपेयरिंग टू एलसीआर। एनालॉग, एनालॉग आता है, सर तो हम लोग अभी कोई करोगे क्वेश्चन सर? याद रह, देखो अभी हम करा भी देंगे तो भी याद नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है इसमें, भूल जाओगे। और एलसीआर से याद है करोगे, ऑटो कैट एनालॉग। हाँ, तो अब कर सकते हो। बस इसमें एक बात बस ये ध्यान रख सकते हो कि मास कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करेगा। ईयर ड्रम का एग्जांपल समझिए ना, आपका ईयर ड्रम कितनी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन देगा, तो हम जिस फ्रीक्वेंसी से बोलेंगे उसी फ्रीक्वेंसी का तो सुनोगे आप। तो आपका ईयर ड्रम नेचुरल ऑसिलेशन तो है नहीं, वो किसी और की वजह से ऑसिलेट हो रहा है, तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऑसिलेट करने का फ्रीक्वेंसी ये होगा एक्सटर्नल वाला, यही ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, रूट के बाई एम नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी रूट के बाई एम, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। और जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की मैचिंग होती है, तो आप कह देते हो कि वाइब्रेशंस मैच, मतलब रेजोनेंस की स्टेज में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए छोड़ दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डैम्पिंग वाला पढ़ लो आप, क्योंकि डैम्पिंग एलसीआर में नहीं है।
ठीक है बच्चा, रखो अभी, मतलब बाद में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये बात Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.